हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। CCE 2025 का हमारा रिवीजन चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, वो ज़्यादा लंबा हो गया था वीडियो, तो बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं रिवीजन के वो हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के, हम उनको कवर करेंगे, और उनमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और कुछ रेफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये गलती कर जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर को, ख़ास करके जो पेपर 2 वाला पेपर आता है हमारे पास, हम उसको पाकिस्तान अफेयर्स वाला पेपर करके अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते ऐसे हैं मोस्टली पाकिस्तान रिलेटेड। ठीक है, तो अभी टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सार्क और इसका रोल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, एक सेकेंड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सार्क और उसका रोल इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड द ट्रस्ट डेफिसिट। According to the liberal institutionalism, institutional regimes foster cooperation by lowering transaction costs and building mutual trust। जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिजीम्स होते हैं, वो कोऑपरेशन को कैसे फोस्टर करते हैं, वो कॉस्ट को, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करते हैं और ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट होता है कंट्रीज़ के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन फोस्टर करती है। हाउएवर जो साउथ एशिया जो है, इसमें कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं जियोग्राफिकली सिर्फ ऑन पेपर, बट ये सबसे ज़्यादा लीस्ट इंटीग्रेटेड है इन प्रैक्टिस। दिस डिसकनेक्ट is primarily driven by deep-seated realist security dilemmas that override institutional frameworks। तो ये मतलब हर कंट्री जो साउथ एशिया के अंदर है उसको दूसरे कंट्री से कोई ना कोई सिक्योरिटी डायलेमा है ही है। इसीलिए जो भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो सिर्फ ऑन पेपर ही क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव लगते हैं। इन रियलिटी वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सार्क पे आते हैं कि जो सार्क का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उसकी समिट जो होती है, इसका कलर चेंज कर लूँ एक सेकेंड। द समिट, इसकी समिट जो है, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सार्क की, कंसिस्टिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट आते हैं हर कंट्री के, और गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफ द मेंबर स्टेट। समिट्स आर शेड्यूल्ड एनुअली, एनुअल समिट्स होती हैं, बट आर फ्रीक्वेंटली पोस्टपोन्ड और सस्पेंडेड ड्यू टू बायलैटरल और पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ्स। मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसी की वजह से ये सार्क की समिट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं या फिर पोस्टपोन हो जाती हैं। ठीक है, होनी ये एनुअली चाहिए, बट ये होती नहीं है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समिट के बाद एक और इम्पोर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। वो हेड ऑफ द स्टेट्स में थी, ये फॉरेन मिनिस्टर्स की बॉडी होती है। दिस बॉडी फॉर्मुलेट्स रीजनल पॉलिसी, रिव्यूज प्रोग्रेस एंड डिफाइंस न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी आ जाती है। It is composed of foreign secretaries of the member states. It monitors and coordinates SARC programs and working groups and financial allocations। ठीक है, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है। उसके बाद सार्क की सेक्रेटरीट आ जाती है, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। इट इज़ हेडेड बाय
सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय रोटेशन ऑफ फॉर अ 3-year टर्म। जो सार्क का सेक्रेटरी जनरल होता है वो 3 साल के टर्म के लिए आता है। एंड मैनेजेस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ सार्क। ठीक है, ये सेक्रेटरीट हो जाती है सार्क की। उसके बाद द यूनानिमिटी रूल आर्टिकल 10। ये क्या है? सार्क का जो चार्टर है explicitly dictates that all decisions must be unanimous and the bilateral and contentious issues are excluded from all deliberations। मतलब सार्क के आर्टिकल 10 के हिसाब से जो चार्टर है उसके हिसाब से जो भी बायलेटरल इश्यूज़ होंगे मेंबर स्टेट्स के बीच में, सार्क उनसे डील नहीं करेगा। वो सारे के सारे इश्यूज़ एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है। दिस रूल हैज़ स्ट्रक्चरली प्रिवेंटेड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एड्रेसिंग कोर रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इस ही आर्टिकल की वजह से जो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते, वो ख़त्म नहीं हो पाते। सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रक्चरल फेल्यूर्स टू इंटीग्रेट। जो सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स सार्क से लिए गए हैं और उसके स्ट्रक्चरल फेल्यूर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। While SAARC has launched notable initiatives such as SAFTA, South Asian Free Trade Area and the SAARC Development Fund, ये दो बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं SAARC के। and the establishment of South Asian University, its preference lags behind comparable regional blocs like ASEAN। ठीक है, मतलब उसके इनिशिएटिव्स तो हैं जैसे ये 3 साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया और सार्क डेवलपमेंट फंड और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कम है। उसके बाद इंट्रा रीजनल ट्रेड विद इन सार्क स्टैंड्स एट लो 5%। मतलब सार्क कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है बहुत कम है। 5% ऑफ इट्स ग्लोबल ट्रेड, मतलब ग्लोबल ट्रेड जितना ये करते हैं सार्क का ट्रेड उतना 5% है, कंपेयर टू ओवर 25% इन आसियान। आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 25% मेंबर स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता है। दिस स्टेगनेशन इज़ ड्यू टू द एंड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो राइवलरी चलती है उनके बीच में, मतलब ये बहुत बड़े मेंबर हैं सार्क के, जीडीपी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से। तो इनके बीच में जब भी स्टैंड ऑफ होता है तो इसका डायरेक्ट जो असर है वो सार्क की परफॉर्मेंस पे पड़ जाता है। ठीक है। इंडिया एसिमेट्रिक डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस विच क्रिएट्स अ बिग ब्रदर सिक्योरिटी कंसर्न among smaller neighbors and a persistent lack of cross border physical and economic connectivity। ठीक है, इंडिया का जो हेजेमोनिक रोल है वो एक बिग ब्रदर का रोल अज्यूम करना चाहता है, जो एक सिक्योरिटी कंसर्न है स्मॉलर नेबर्स के लिए, और इसी की वजह से सार्क जो है वो एक इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है। ठीक है, और ये था अबाउट दिस। क्योंकि रिवीजन का लेक्चर है तो we will try to keep things short। उसके बाद what is the significance of local government system in a country, discuss the reason of repeated failures of the efforts in Pakistan to establish a stable local government। अच्छा, तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी हमें देखना है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो क्यों नाकाम होता जा रहा है। ठीक है। थियोरेटिकल अंडरपिनिंग्स, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सब्सिडियरिटी। अब आते हैं सब्सिडियरिटी के प्रिंसिपल पे। ये असर्ट करता है दैट पब्लिक मैटर्स शुड बी हैंडल्ड बाय द स्मॉलेस्ट, लोएस्ट और लीस्ट सेंट्रलाइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है। ठीक है, आपने ऐसी जार्गन को मेंशन करना है जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेवेंट हो, वैसे टर्म्स मेंशन कर रहे हैं, और वन डायमेंशनल पेपर ना हो, आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ना लगे। ठीक है, तो सब्सिडियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से
पब्लिक मैटर्स जो हैं उनको स्मॉलेस्ट, लोएस्ट और लीस्ट सेंट्रलाइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हवाले कर देना चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजंस शुड बी मेड एज क्लोज टू सिटीजन्स एज पॉसिबल। मतलब जिस एरिया के पॉलिटिकल डिसीजंस हैं नुमाइंदे भी वहीं के हों और डिसीजंस भी उस हिसाब से ही लिए जाएं। पॉलिटिकल डिसीजंस तो हो गए। इन पॉलिटिकल साइंस द ट्रू डिवोल्यूशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने बात बताया आपको कि जो आपके नुमाइंदे हों, आपको गवर्न करने वाले हों और आपके लोकल्स हों। पॉलिटिकल साइंस की जो ट्रू डिवोल्यूशन है वो ये कहती है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर हो, आपकी लेजिस्लेटिव पावर हो, आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, वो आपके लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास होना चाहिए। दिस डिफर्स फ्रॉम mere एडमिनिस्ट्रेटिव डिकन्संट्रेशन वेयर सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी इज सिंपली रीलोकेटेड टू लोकल ऑफिसेज। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिकन्संट्रेशन से डिफ़र करती है, वैसी नहीं है। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है उस पे आते हैं। ये जो है इट ब्रिंग्स डेमोक्रेटिक यूटिलिटी। लोकल गवर्नमेंट सर्व्स एज अ वाइटल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ग्रूमिंग ग्रास रूट पॉलिटिकल लीडर्स। लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपको छोटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आपको पॉलिटिकल लीडर्स तैयार करके देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लंदन का मेयर है वो अगर इतना इफ़ेक्टिव है, उसके पास पब्लिक सपोर्ट है, उसके पास वोट्स हैं, देन ही कैन गो ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उसकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसको ग्रास रूट मैटर्स का पता चल जाएगा कि पब्लिक हैंडलिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल हैंडलिंग कैसे करनी है, एंड हाउ टू हैंडल द मासेस ऑन ग्रास रूट लेवल। ठीक है, और फोस्टर पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे करनी है कि जो लोकल मैटर्स हैं, यूनियन काउंसिल के हो गए, तहसील के हो गए, उनमें सिविक पार्टिसिपेशन, लोगों की, आम आवाम की पार्टिसिपेशन को कैसे फोस्टर करना है, स्ट्रेंथन करना है, एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड एट कम्युनिटी लेवल। ठीक है, कम्युनिटी लेवल जो है, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई होंगी तो उनके मसलात जो हैं, उनकी नीड्स जो हैं, उनकी ज़रूरियात और उनका ठीक तरीके से ख्याल रखा जा सकता है और उनको यूनाइटेड तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यूटिलिटी हो गई। उसके बाद नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी भी आते हैं, डेमोक्रेटिक तो हो गई। ये जो लोकल गवर्नमेंट है इट इनेबल्स रैपिड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी। मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है उसको बहुत ज़्यादा रैपिड बनाती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इलाके में बाढ़ आ जाती है या फिर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो वहाँ की अगर लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, तो वो उस मसले को इमीडिएटली एड्रेस कर लेंगे, कैटर कर लेंगे। बट अगर वहाँ पे अगर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है और जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं मौजूद, तो वो ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होने की वजह से वहाँ पे फ्लडिंग हो सकती है, वहाँ पे आम आवाम का जीना हराम हो सकता है। ठीक है, तो आपने ऐसे लोकल मसाइल जो हैं वो भी साइट करने हैं अपने पेपर के अंदर, ताकि एक रियल सिनारियो आपका क्रिएट हो जाए और आपका पेपर स्टैंड आउट करे दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, एग्जाम्पल प्राइमरी एजुकेशन, सैनिटेशन एंड लोकल रोड्स, ये आपके एग्जाम्पल्स भी आ गए। एंड इम्प्रूव टारगेट रिसोर्स एलोकेशन, मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे, आपको छोटी कम्युनिटी होगी, छोटा इलाका होगा लोकल गवर्नमेंट का, तो उसको पता होगा कि मेरे रिसोर्सेज कितने हैं और मुझे एलोकेट कहाँ कहाँ पे करने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी नेबरहुड का गली ख़राब, मतलब गली डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट हो सकते हैं। या फिर कहीं पे सीसीटीवी कैमरास लगवाने हैं, तो वहाँ पे भी रिसोर्सेज एलोकेट हो सकते हैं। बट
अगर लोकल गवर्नमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होगी, वहाँ पे होगी ही नहीं, तो वो सारी की सारी चीज़ें रिसोर्स एलोकेशन के साथ साथ मतलब वो उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। मूविंग अहेड, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी एक चीज़ है जो कि ज़रूरी है, जो कि इट कैन स्टेम आउट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है डिसेंट्रलाइजेस पॉलिटिकल पावर, giving marginalized or localized groups a direct voice in local governance and reducing grievances against the center। ठीक है, अगर कोई भी एथनिसिटी हो, कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो, कोई भी लोकल ग्रुप हो, उनके मसाइल लोकल लेवल पे सुने जाएं, लोकल लेवल पे हल किए जाएं, तो उनको सेंटर से कोई मसला ही ना हो। मतलब सेंटर जो है वो आज़ाद हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है अगर लोगों के ग्रास रूट मसाइल हल हो जाएं वहीं पे ही। तो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना है, और उनके पास एक डायरेक्ट वॉइस होगी अगर उनके पास लोकल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, दिस इज़ वाई लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मतलब आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट का पैराडॉक्स है पाकिस्तान के अंदर, उस पे आते हैं कि पाकिस्तान क्यों एक लोकल इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट से कासिर है। पाकिस्तान's local government history presents a distinct political paradox। कौन सा है वो पैराडॉक्स? Military regimes have systematically championed local governments, while civilian democratic administrative governments have historically weakened or dismantled them। कि जो military leadership आती है वो local governments को strengthen करती है, बट जो civilian leadership आती है वो provincial और central level government को ज़्यादा strengthen करती है और लोकल गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री रिजीम्स अयूब खान का, ज़ियाउल हक का, परवेज़ मुशर्रफ का, दीज एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, टू बाईपास प्रोविंशियल पॉलिटिकल एलिट्स, कल्टिवेट लोकलाइज्ड पेट्रोनेज नेटवर्क एंड बिल्ड डोमेस्टिक लेजिटिमेसी डायरेक्टली फ्राम ग्रास रूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अयूब खान था, उसने बेसिक डेमोक्रेसीज़ वाला कॉन्सेप्ट दिया था, और ऐसे ही मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट पे काम किया था। बट जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन आती है पोस्ट 1988, पोस्ट 2008, दे हैव हिस्टोरिकली व्यूड लोकल गवर्नमेंट एज कॉम्पिटिटर्स फॉर डेवलपमेंट फंड्स एंड पेट्रोनेज नेटवर्क्स। तो जब वो पावर में होते हैं तो प्रोविंशियल सिविलियन गवर्नमेंट्स हैव ऑफ्टन डिलेड लोकल इलेक्शंस। लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन ही नहीं होती, और रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग, और रिप्लेस्ड इलेक्टेड लोकल मेयर्स विथ अनइलेक्टेड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, उसके बाद जो 18th अमेंडमेंट आई थी उसके बाद भी लोकल गवर्नमेंट की मतलब प्रोविंसेस के पास ये ऑटोनॉमी थी कि उनके पास अलग अलग सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। तो जो प्रोविंसेस हैं उनकी खुद के लोकल गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करती है, दिस इज़ देयर सब्जेक्ट। मतलब होनी चाहिए, बट सिंध में अभी हुई है, पंजाब में भी हो रही है, और बलूचिस्तान और केपी में कैसे चलती है, मतलब वो नॉन एग्जिस्टेंट ही उनको माना जाता है कि उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल रीजंस फॉर फेलियर, क्या क्या रीजंस हैं लोकल गवर्नमेंट के फेलियर के पाकिस्तान के अंदर? एक रीज़न तो ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आती हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को इतना ध्यान नहीं देती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 140A आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर। आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैंडेट्स दैट ईच प्रोविंस इस्टेब्लिशेस, जो मैंने बात की ऊपर, इस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, administrative and financial authority. The actual design, fiscal allocation, the timing of elections are left to the discretion of provincial assemblies। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है कि जो इनकी फाइनेंशियल अथॉरिटी है लोकल गवर्नमेंट्स की,
उनकी जो डिज़ाइन है, उनकी जो फिजिकल एलोकेशन है और इलेक्शंस कब कब होंगे, ये सारे के सारे डिसीजन हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ पे छोड़े गए हैं। दिस लीव्स लोकल बॉडीज़ वल्नरेबल टू प्रोविंशियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आर्टिकल 140A, जो कि पॉलिटिकल प्रोविंशियल जो असेंबलीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे देता है। उसके बाद प्रोविंशियल पेट्रोनेज डायनामिक्स। मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज़ एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज़ ऑफ्टन रेजिस्ट लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, वो रेजिस्ट करते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर नहीं किया जाए। दे प्रेफर टू कंट्रोल म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड्स एज अ की टूल फॉर कंस्टिट्यूएंसी पेट्रोनेज एंड सिक्योरिंग री इलेक्शन। वो चाहते हैं कि जो उनकी तहसील है, उनके जो ज़िले हैं, उनकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके ऊपर उनकी पेट्रोनेज बनी रहे। उनके मतलब वो चाहते हैं कि उनके लोग मोहताज रहें और उनके पास आएँ अपने मसाइल को हल करवाने के लिए, ना कि अपने लोकली इलेक्टेड नुमाइंदे के पास। ठीक है, तो MPs और MNAs चाहते हैं कि मतलब लोग उनकी पेट्रोनेज माने, उनकी अथॉरिटी को माने, और इसीलिए वो लोकल गवर्नमेंट को उतना फेवर नहीं करते। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस भी है। द कॉलोनियल साइकिल दैट द सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी, एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो मालिक होते हैं पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे के पूरे डिवीज़न के। ये भी रेजिस्ट करते हैं बीइंग सबऑर्डिनेटेड टू लोकली इलेक्टेड लोकल काउंसिल चेयरमैन एंड मेयर्स प्रेफरिंग सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो ये भी है एक रीज़न। मतलब हर एक अपने एक मेयर नुमाइंदा होगा, काउंसिल का चेयरमैन होगा, तो जो DC होगा, डिप्टी कमिश्नर, वो उसका सबऑर्डिनेट होगा। इसीलिए भी इस चीज़ को ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिस्कल क्रिपलिंग। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं वो दे फेल टू एम्पावर और यूटिलाइज प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस PFCs to distribute financial resources to district, leaving local governments financially dependent and unable to execute developmental initiatives। तो local government जो होती है उसके पास development के क्या मतलब लोगों के बेसिक मसाइल हल करने के लिए भी कोई फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं होती, फिजिकल अथॉरिटी नहीं होती। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्ज़ी पे होते हैं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये अगर आपके पास सवाल आ जाता है तो आपने सजेशंस देने हैं। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर भी पैराग्राफ आपने ऐड करना है और एक पॉजिटिव नोट देना है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए, एग्जीक्यूशन के ज़रिए और जुडिशरी के ज़रिए लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए और जो प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबलीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म और डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स पे काम करें तो बेहतर होगा। उसके बाद क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड पीस। यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रही है, तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द कलेक्टिव सिक्योरिटी वर्सेस स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल फॉल्ट्स हैं। आपने जब यूनाइटेड नेशन के ऊपर सवाल आ जाए तो थोड़ा बहुत डिटेल्स पहले यूनाइटेड नेशन की देनी है कि वो कैसे बनी, कब बनी, उसके मेंबर्स कितने हैं, ऑर्गन्स कितने हैं। ठीक है, वो बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को और 193 उसकी मेंबर स्टेट्स हैं और ये बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वार 2 एंडेड। और इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसके उसके उनके पास एक वीटो पावर है, जिसके ज़रिए जो भी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं उनको वो वीटो कर सकते हैं मेंबर कंट्रीज़। ठीक है,
The role of United Nations in international security is viewed through two primary lenses. The एक सेकंड पीछे से वॉल्यूम आ रहा है, इसको बंद कर दूँ मैं. लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पहला लेंस है हमारा. Under the doctrine of collective security, the United Nations provides an indispensable multilateral platform to resolve disputes, peacefully codify international law, and collectively deter aggression. ठीक है, तो पहले इसके हम लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के लिहाज से देख लेते हैं पॉजिटिव्स. कलेक्टिव सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड होती है, डॉक्ट्राइन है उसकी, और हमें यूनाइटेड नेशन जो है एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं. और इंटरनेशनल लॉ जो है उसको कोडिफाई करता है यूनाइटेड नेशंस, और जो एग्रेशन है उसको कलेक्टिवली डिटर करता है यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे भी उसकी एक्टिविज़म चलती रहती है. ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या कहती है हमारी, कि रियलिस्ट आर्ग्यू दैट यूनाइटेड नेशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर. इट इज़ एन एरेना वेयर मेजर पावर्स परसू देयर नेशनल इंटरेस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ्टन अनएबल टू एक्ट व्हेन दोज इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो जो रियलिटी है, रियलिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन जो है ये ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को रिफ्लेक्ट करती है. मतलब जो सुपर पावर्स हैं हमारी, जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इनफेक्टिव हो जाती है जब जब सुपर पावर्स के कन्फ्लिक्ट अपने नेशनल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करते हैं. ठीक है, कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तब. इसकी अकम्पलिशमेंट में आते हैं कि इसने क्या क्या अकम्पलिश किया है, क्या क्या सक्सेसफुल रहे हैं इसके इन मेंटेनिंग पीस ग्लोबली. तो ग्रेट पावर वॉर्स जो हैं इनको प्रिवेंट किया है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन प्रोवाइडेड क्रिटिकल डिप्लोमेटिक चैनल्स सच एज ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, हेल्पिंग प्रिवेंट डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर्स. ठीक है, ये उसकी एक अकम्पलिशमेंट है. उसके बाद पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग में भी यूनाइटेड नेशन का एक विजिबल रोल रहा है. ऑपरेटिंग अंडर द चैप्टर्स 6 and 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिप्लॉयड डजन्स ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस. ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की मिलिट्री को डिप्लॉय किया है. मिलिट्री ऑपरेशन और पीस कीपिंग ऑपरेशन उन्होंने कैरी आउट किए हैं. उनके आर्टिकल चैप्टर 7 और 6 जो यूएन चार्टर है उसके हिसाब से. मिशंस इन कंट्रीज़ लाइक कैम्बोडिया, एल सल्वाडोर और मोज़ाम्बिक, सिएरा लियोन, इनमें सक्सेसफुली सिक्योरिटी को स्टेबलाइज़ किया है, डीमोबिलाइज़ किया है कॉम्बिटेंट्स को, एंड सपोर्टेड ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. ठीक है, इन कंट्रीज़ के नाम याद कर लें आप. उसके बाद एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल रूट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ये भी एक सक्सेस रही है यूनाइटेड नेशंस की. थ्रू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज सच एज UNHCR, यूनिसेफ एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशन मैनेजेस रेफ्यूजी क्राइसिस. मतलब अपने रेफ्यूजी क्राइसिस को मेंटेन करके रखा है. पावर्टी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन फूड इनसिक्योरिटी, एड्रेसिंग की ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबल कन्फ्लिक्ट. मतलब जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे रेफ्यूजी क्राइसिस है, पावर्टी है, जेंडर के बारे में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं. UN वुमेन का रोल रहा है और अवेयरनेस उन्होंने फैलाई है, और उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है, और उन्होंने फ़ंड्स अलोकेट किए हैं, फ़ंड्स गैदर किए हैं. जैसे पाकिस्तान में फ्लड्स आई थी 2024 में, 2022 में, तो उनके ऊपर भी यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट रिपरेशंस में, क्लाइमेट जस्टिस में पाकिस्तान की असिस्टेंस की थी, पाकिस्तान को एड दी थी, प्रोवाइड की थी. और
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इसी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा रहा है, ठीक है। तो दीज इश्यूज एंड कंसर्न्स ग्लोबली हैव बीन हाईलाइटेड बाय यूनाइटेड नेशन। तो ये इसके कुछ अकम्पलिशमेंट्स मैंने बताई आपको। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो वी हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट एवरीथिंग। उसके बाद स्ट्रक्चरल फेल्यूर्स क्या क्या हैं और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशंस की। सबसे पहली बात जो मैंने बताई आपको, आर्टिकल 27 जो वीटो पावर है परमानेंट 5 कंट्रीज़ के पास, वो बहुत बड़ा एक फेल्यूर है यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चरली। आर्टिकल 27 ये याद कर लें आप। द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गिव्स द परमानेंट 5 मेंबर्स एब्सोल्यूट वीटो पावर। दिस ऑफ्टन पैरालाइजेस द काउंसिल during major geopolitical crisis where a P5 member or its close ally is a party to conflict such as the conflict in Ukraine, Syria and Palestine। तो इनमें से जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करने की बात होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर के बारे में अगर कोई रेजोल्यूशन पास करवाना हो तो इंडिया या रशिया को परसू करेगा या फिर अमेरिका को परसू करेगा, या फिर पाकिस्तान को अपने फेवर में कोई रेजोल्यूशन पास करवाना हो या कोई रेजोल्यूशन रुकवाना हो तो पाकिस्तान चाइना को परसू करेगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास एब्सोल्यूट वीटो पावर है। तो इस वजह से भी यूनाइटेड नेशन एक फेल्यूर स्ट्रक्चरली फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। द इन्फोर्समेंट डेफिसिट। अब यूनाइटेड नेशन possesses नो स्टैंडिंग आर्मी ऑफ इट्स ओन, उसके पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है। इट रिलाइज इंटायरली ऑन वॉलंटरी ट्रूप कंट्रीब्यूशन फ्राम मेंबर स्टेट्स। मतलब जो मेंबर स्टेट्स उसे आर्मी प्रोवाइड करें तो कर सकते हैं वॉलंटरीली। एंड फ्रीक्वेंटली डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड लेक्स द इंडिपेंडेंट हार्ड पावर टू इन्फोर्स इट्स रेजोल्यूशंस अगेंस्ट डिफाइंग स्टेट्स। मतलब जो इसके रेजोल्यूशंस हैं वो कोई भी ये इतने अप्लाई नहीं होते, इन्फोर्स नहीं होते और इनको कोई भी स्टेट डिफाई कर सकती है क्योंकि इसके पास कोई भी स्टैंडिंग मिलिट्री नहीं है, आर्मी नहीं है। उसके बाद सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द रेजोल्यूशंस भी एक फेल्यूर है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आर ऑफ्टन applied selectively while enforcement has been robust in some regions. Long-standing resolutions regarding key disputed territories such as Kashmir and Palestine have remained unimplemented for decades due to geopolitical dynamics। तो अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में काफ़ी जगहों पे यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को अप्लाई किया गया है, इन्फोर्स किया गया है, बट एट द सेम टाइम जो की स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं जैसे कश्मीर और फ़लस्तीन हो गए, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन सिलेक्टिव रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद है हमारा द डिफीट ऑफ इंडिया इन द 10 days वॉर इन 2025 इज़ tilted the balance of power in favor of Pakistan in the region of South Asia, and Pakistan has emerged as the military power। तो ये क्वेश्चन है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। जो जंग हुई थी 10 दिन की तो 2025 में, उसने इंडिया को एक्सपोज कर दिया था और पाकिस्तान को एक बैलेंस ऑफ पावर में फेवर दे दिया था साउथ एशियन रीजन में, ठीक है। पाकिस्तान इमर्ज हुआ था मिलिट्री पावर के तौर पे। इस चीज़ को हमें डिस्कस करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने जो नेबर स्टेट्स हैं पाकिस्तान की, ख़ास करके ईरान और अफ़गानिस्तान, उनको लाजमी पढ़ के जाना है, उनकी क्या क्या डायनामिक्स हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसे शेप होनी चाहिए फॉर दीज कंट्रीज़, वो भी आपने तैयार करके जाना है, ठीक है। न्यू रियलिस्ट थियरी की बात होती है यहाँ पे। थियरीज आपने लाजमी बतानी है। इट स्टेट्स दैट एन एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम मेंटेन सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग नो सिंगल पावर अचीव्स रीजनल हेजमनी, ठीक है। कोई भी एक पावर रीजनल हेजमनी को अचीव ना कर पाए अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिस्ट थियरी।
उसके बाद डिसिसिव शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर फॉलोइंग अ ब्रीफ हाई इंटेंसिटी कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट कैन बी एनालाइज्ड थ्रू सेवरल की डायनामिक्स. चैलेंजिंग कन्वेंशनल एसिमेट्री. हिस्टोरिकली इंडिया जो है इट हैज़ मेंटेन्ड अ कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज ओवर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर. मतलब इंडिया जो है उसने अपने उसके पास एक एडवांटेज रहा है तारीख़ी तौर पे. वो अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, बजट उसकी ज़्यादा है, उसकी आर्मी की साइज़ हमसे बहुत बड़ी है और उसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो भी हमसे कई गुना ज़्यादा है. ठीक है. डिसिसिव टेक्टिकल विक्ट्री जो हमें मिली थी इंडिया के ऊपर, उसने इंडिया को एक्सपोज कर दिया और इंडिया की सुपीरियरिटी जो थी उसको तोड़ दिया और हमें स्ट्रेटजिक पैरिटी पे ले आई. उसके बाद वैलिडेशन ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स पे आते हैं. Such an outcome would validate Pakistan's military posture, particularly still focus on full spectrum deterrence and its ability to rapidly counter proactive Indian doctrines like cold start. तो दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस पे बिलीव करते हैं और इन जो 10 दिन वाली इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इनमें भी यही फोकस दोनों कंट्रीज़ का कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हों और जो अटैक्स हुए थे वो टारगेटेड हुए थे और मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज़ उनका फोकस था. ध्यान यही था कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हों. ठीक है. उसके बाद रीजनल अलायंसेस में भी शिफ्ट आई. डेमोन्स्ट्रेटेड मिलिट्री आउटकम would satisfy Pakistan's position as a key security partner for China and Eurasia. पाकिस्तान का जो फाइटर जेट था JF-17 थंडर, उसने इंडिया के रफ़ेल जेट गिराए थे और इसकी वजह से क्या कहते हैं, इंडिया के रफ़ेल जेट एक्सपोज हो गए थे और पाकिस्तान के JF-17 थंडर मतलब उनकी डिमांड इंटरनेशनली बढ़ गई थी. ठीक है. और इसने पाकिस्तान के लिए एक चैनल खोल दिया, एक क्या कहते हैं मतलब मीडिया बन गया पाकिस्तान के लिए मीडियम, कि वो अपने ट्रेड मिलिट्री इक्विपमेंट पे, मिलिट्री ट्रेनिंग पे बढ़ा सकता है. जहाँ पे पाकिस्तान जो है एक मिलिट्री एक आर्मी स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस मैकेनिज़्म पाकिस्तान रखता है, ये भी पाकिस्तान मतलब इमेज जो है वो डेवलप हुई. ठीक है. उसके बाद पाकिस्तान जो है इन चीज़ों पे मुख्तलिफ़ ट्रीटीज़ और जैसे सऊदी और पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ वो भी काफ़ी हद तक इसी से रिफ्लेक्ट होता है और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने एक किस्म की नई रेपुटेशन हासिल की. उसके बाद पाकिस्तान के जो नेशनल हीरोज़ थे जैसे मोहम्मद औरंगज़ेब जो पाकिस्तान के पायलट थे जिन्होंने इंडियन रफ़ेल जेट्स को भी गिराया था 6-0 से, जो कि एक वायरल ट्रेंड भी चला था, मुझे पाकिस्तान इन अपर हैंड. ठीक है. तो पाकिस्तान इन्हीं रीजंस की वजह से इट इमर्ज्ड एज अ मिलिट्री पावर. ठीक है. आप ऐसे सवाल के अंदर आपने क्रिटिकल एनालिसिस देनी है अपनी मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर कि पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर कैसे कैपिटलाइज़ करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना चाहिए और फ्यूचर की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके ऊपर भी हल्का हाथ नहीं रखना चाहिए. इंडिया को अपना जो स्टांस है वो क्लियरली नरेट करना चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को. ठीक है. बिकॉज सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इज़ क्लियरली एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे पाकिस्तान पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के. उसके जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे मैं उनको अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा. एंड
आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट this particular video, you can drop them in the comment section below. I will try to address them, and I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.